बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद टैक्स के रेफरेंस से आपको एक आता कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप काफी हद तक इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने के क्या हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। स्टार्ट लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट टैक्स डेप्रीसिएशन, tax gain or loss on disposal of assets and taxable income of Mr. Z for the tax year 2022. Accounting profit before charging accounting depreciation. Accounting profit दी है accounting depreciation चार्ज करने से पहले, तो क्या अब accounting depreciation एड बैक करवाने की जरूरत है? अगर accounting profit accounting depreciation चार्ज करने के बाद होता, जैसे प्रॉफिट कैश फ्लो बनाते वक्त आप क्या उठाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो क्या आप उसमें टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक करते हैं अलग से? नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही टैक्स एक्सपेंस माइनस होने से पहले है। इस तरह अगर ये अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग डेप्शन माइनस होने से पहले है, तो क्या इसमें अकाउंटिंग डेप्शन आपको ऐड करवानी है? नो भाई, जवाब नहीं दे रहे आप। अकाउंटिंग डेप्शन कितनी? ओपनिंग टैक्स WDV। अकाउंटिंग डेप्शन आपने अकाउंटिंग के हिसाब से कैलकुलेट की हुई होगी, वो आपको आती भी है और इसने आपको कैलकुलेट प्रोवाइड कर दी। ओपनिंग टैक्स WDV बताइए प्लीज। प्लांट एंड मशीनरी कितना बेटा? 15 लाख रुपए। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 9 लाख रुपए। फैक्ट्री बिल्डिंग जिसकी WDV 6,92,550 है और इसकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट क्या है? कल क्या पढ़ा खास बात बिल्डिंग के बारे में? अगर बिल्डिंग आप बेचेंगे उसकी कॉस्ट से भी अबव वैल्यू पर, तो फिर वो सेल प्रोसीड ही कॉस्ट मान ली जाएगी। याद है ना? व्हीकल्स 1.4 मिलियन। उसके बाद जनाब इस साल क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। आप क्या खरीद रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 से, एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस if not previously used in Pakistan। पता नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे सर। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। 1 टोयोटा कार अगर अप्लाइंग फॉर हायर है तो एलिजिबल है, लेकिन आमतौर पे बिजनेस के लिए क्या होती है, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। और रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होना चाहिए, लेकिन गाड़ी की जो कॉस्ट है वो 2.5 मिलियन से एक्सीड नहीं करती, लिहाजा रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई। सारी बातें। डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्रोसीड, टैक्स WDV, अकाउंटिंग WDV। अकाउंटिंग WDV जो थी 2,05,000 थी, सेल प्रोसीड 1,90,000 थी। आपको अकाउंटिंग WDV के हिसाब से 15,000 क्या मिले हैं, कम मिले हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस ऑन पक्का क्या करवा देंगे, इसको ऐड करवा देंगे। आवाज नहीं आ रही। जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर डेप्शन दिया है, लेकिन डिस्पोजल वगैरह के इम्पैक्ट तो उसमें आ चुके होंगे ना, तो अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड करवा दें। आवाज नहीं आ रही। और 1,90,000 और 1,45,000 जो अकाउंटिंग जो सेल प्रोसीड और टैक्स WDV का डिफरेंस है, क्या बोलेंगे इसको, टैक्स गेन। कितना क्या करवा दें, ऐड करवा दें। ये मशीन आपने खरीदी थी टैक्स ईयर 2017 में, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2021 में नहीं खरीदी, तो इस पर पहले साल पूरी फुल रेट से डेप्शन क्या हुई है, अलाउ हुई है, तो जाने वाले साल में इसके ऊपर कोई नॉर्मल डेप्शन चार्ज नहीं हुई। याद है या भूल चुके कॉन्सेप्ट? उसके बाद डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्रोसीड। आवाज नहीं आ रही। 36 लाख बोले, तो इसका मतलब ये बिल्डिंग बिक रही है 19 लाख से अबव वैल्यू पर। अब क्या करेंगे, 36 लाख को ही इस बिल्डिंग की क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे। टैक्स WDV 6,92,550। प्लीज बेटा रिस्पॉन्स। और अकाउंटिंग WDV 13,30,000।
तो 36 लाख और 13,30,000 का डिफरेंस। बाईस लाख ये क्या है? आपके दिमाग बंद हो गए, मैं क्लास बंद करता हूँ बेटा। अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल, सेल प्रोसीड से माइनस कर रहे हो, अकल करो, थोड़ा होश में आओ। इससे बोलता हूँ सही चल रहे थे, क्लास में बैठे हुए सुकून से, नहीं जाते बाहर, क्लास हो जाती फिर एक साथ जाते। अब इस क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया गया उस डेटा के जरिए आपको अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मैं आपको उसकी कन्वर्जन के लिए आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन क्या होगी इस क्वेश्चन की, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये बिजनेस किसका है, मिस्टर जेड का, जो कि कौन है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल पर्सन। उनकी और हेड्स ऑफ इनकम भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि तीसरे नंबर का हेड है, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेस। अभी इनकी कोई और इनकम बताई नहीं गई, ठीक है जी। मिस्टर जेड टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2022। यहां लगाई हेडिंग आपने किसकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या लगाई हेडिंग बेटा? अब मैं जो बोल रहा हूं, आमतौर पे हमारी जो वर्किंग शुरू होती है बिल्कुल कैश फ्लो की तरह शुरू होती है यहाँ की, किसकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस की। वहां कैश फ्लो के अंदर हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को अक्रूवल बेस्ड प्रॉफिट से कैश बेस्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है, और यहाँ पर टैक्स में हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है। तो आमतौर पर जो अकाउंटिंग प्रॉफिट यहाँ रखते हैं आप, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन आपको तो बिफोर डेप्शन दिया हुआ है। तो आप अपनी समझ के लिए, क्योंकि डेप्शन आप आमतौर पे ऐड बैक करवाएंगे, कौन सी वाली, अकाउंटिंग वाली, तो वो मैं चाहता हूं मैं ऐड बैक तो दिखाऊं, तो मैं प्रॉफिट कौन सा लूंगा, आफ्टर डेप्शन वाला, यानी मैं ब्रैकेट में डेप्शन क्या कर दूंगा, लेस करवा दूंगा, ताकि मुझे आदत हो जाए कि मैं डेप्शन क्या कर रहा हूं, दोबारा ऐड बैक करवाऊं, और अगर इसका कोई स्कोर हो पेपर के अंदर तो मैं क्या कर सकूं, गेन कर सकूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप मुझे बताइए, आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 24 लाख रुपए, वो बिफोर टैक्स भी है और बिफोर, मुझे कौन सा चाहिए, बिफोर टैक्स, और आफ्टर, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से वक्ती तौर पर अपनी वर्किंग में, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मैं कहां से उठाऊंगा, एसओ सीआई से, वो तो मुझे डायरेक्ट जो बैलेंस होगा क्या मिलेगा, बिफोर टैक्स। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मैं तो क्वेश्चन से उठा के रख रहा हूँ उसको। भाई मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं जो 2400 लिखूंगा यहाँ पर, रुपीज इन थाउजेंड में लिख रहा हूँ मैं इसको, इसमें से मैं 640 की अकाउंटिंग डेप्शन लेस करवा रहा हूं। तो अब ये जो प्रॉफिट मेरे सामने आएगा, ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर डेप्रिसिएशन है और बिफोर टैक्स है। इस वैल्यू से आमतौर पे मेरी कैलकुलेशन क्या होगी, शुरू होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट कहां से उठाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, वहां से मैं कौन सी वैल्यू पिक करूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली वैल्यू होगी यकीनन आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है जी, कितना आंसर आ रहा है बताइए, क्या कह रहे, 5,000? ये जो बाहर गया है ना इस वक्त, पता नहीं क्या असरात लेकर आया अपने साथ।
1760, ये मैं फुल लिखूंगा 1,760,000। अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो प्राइमरी माइनस लिख देते। अब मैं लिखूंगा ऐड, एक हेडिंग लगा रहा हूं, ये आपको फॉर्मेट सीखना है, ये आपको FAR2 में बहुत काम आएगा। FAR2 में यही टॉपिक आपका IAS 12 के नाम से आएगा, जहां पर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे, वहां टैक्स भी कैलकुलेट करोगे सेम ऐसे, और वहां पर एक नई चीज पढ़ोगे डेफर्ड टैक्स के नाम से। ये जो आप सीख रहे हो अभी, ये FAR2 फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको सिखाने, फॉर्मेट भी काम आएगा आपको ये बात। ऐड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, क्या करें, वो एक्सपेंसेस जो इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में से क्या हुए हैं, लेस हुए हुए, उनको ऐड बैक करवा दो। ठीक है जी। और यहां पे एक चीज और लिख दो, ऐड और लेस। और अगर इस प्रॉफिट में कोई ऐसी इनकम है जिसको टैक्स इनकम नहीं मानता, कैश फ्लो में आप क्या कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, बैड डेट को ऐड बैक करवा रहे हैं, क्योंकि बैड डेट कैश फ्लो के लिहाज से एक्सपेंस नहीं है। गेन ऑन डिस्पोजल को आप लेस करवा रहे हैं, क्योंकि यकीन करिए दोनों चीजें आपकी पैरेलल चल रही हैं, आपको बहुत फायदा दे सकती है अगर आप फायदा लेना चाहें तो इस चीज का। ये भी रिवर्सल ही है, वो रिवर्सल है अक्रूवल बेस्ड प्रॉफिट का कैश बेस्ड प्रॉफिट में, ये रिवर्सल है अकाउंटिंग प्रॉफिट का टैक्सेबल। वहां ये सोच रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंस अक्रूवल बेस्ड एक्सपेंस है जो कि टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस नहीं है, उसको रिवर्स करवा देना है। या ये सोचना है इसमें कौन सा एक्सपेंस मैंने चार्ज किया जो टैक्स, जिसको टैक्स एक्सपेंस नहीं मानता, उसको रिवर्स करवा देना। एडजस्टमेंट एक ही तरीके से हो रही है। ये लग गई हेडिंग, क्या हेडिंग लग गई, वो एक्सपेंसेस जो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस हुए हुए लेकिन टैक्स उनको एक्सपेंस नहीं मानता, ऐड करवा दीजिए। वो इनकम जो अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या हुई हुई है, ऐड हुई हुई, लेकिन वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम नहीं है, उनको लेस करवा। तो 3 आइटम हमें अभी दिख रहे हैं, एक अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन। मैं जानबूझ के लिखा हूं, अगर मैं 2400 से अपना क्वेश्चन शुरू करता तो मैं अकाउंटिंग डेप्शन ऐड बैक नहीं करवाता। यस और नो ये तय कर। मैंने जानबूझकर अपना क्वेश्चन जिस वैल्यू से शुरू किया है वो आफ्टर डेप्रीसिएशन, ताकि मैं जो क्वेश्चन की जो लॉ की रिक्वायरमेंट है या जो FBR का फॉर्मेट है उसमें मैं अकाउंटिंग डेप्शन ऐड होती हुई दिखा सकूं, क्योंकि इसके छुपे हुए मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं ना भी करता इसको लेस, तो मैं 24 से शुरू करता, 24 से शुरू करने का मतलब क्या है, इसमें ऑलरेडी वो एड बैक हुआ, तो फिर अलग से एड बैक करना नहीं पड़ा। क्या लिखा मैंने, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कितनी, 600, यहां लिखूंगा 6 लाख, सॉरी 6,40,000। ये इसके सामने लिख दिया मैंने दूसरे कॉलम, सब कॉलम। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल है बेटा, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल है, किस पर है, प्लांट एंड मशीनरी पर। तो प्लांट एंड मशीनरी की WDV 205 थी अकाउंटिंग में। यार आप जवाब नहीं दे रहे ना, बात किताब आपके सामने, किताब खोलकर भी आप डेटा देख सकते हो भाई, ऐसे नहीं करो। दो लाख 2,05,000 अकाउंटिंग WDV है, 1,90,000 सेल प्रोसीड है। 2,05,000 में से 1,90,000 क्या करवा दिया आपने, लेस करवा दिए। 15,000 का जो लॉस था वो आपने ऐड करवा दिया।
उसके बाद आपने इसमें से लेस करवाना है अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल। फैक्ट्री बिल्डिंग आपने डिस्पोज ऑफ की है, उसकी अकाउंटिंग डब्ल्यू 13,30,000 है और सेल प्रोसीड 36 लाख है। ठीक है जी, 3600 में से आप 1330 का कर दो, माइनस कर दो, डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस अकाउंटिंग गेन है, लेकिन यहां पर क्या करवाना है, लेस करवाना। 2,217,000। ठीक है, ये 3 आइटम आपके सामने आ गए और कुछ नहीं। अब उसके बाद ये 3 आइटम रिवर्स कर दिए जो अकाउंटिंग में है। अब वो कुछ ऐसे आइटम होंगे जो टैक्स के हिसाब से होंगे। टैक्स के हिसाब से प्लांट एंड मशीन जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसका गेन या लॉस, बिल्डिंग का गेन या लॉस, और तीसरी चीज होगी टैक्स डेप्रिसिएशन। तो इस तरह ये इम्पैक्ट लेकर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो टोटल आइटम्स जो आपने अकाउंटिंग वाले रिवर्स किए हैं उनका टोटल कर लीजिएगा। 6,40,000 प्लस 15, वही वही वहां से 270 निकला था, यहाँ तक 217 हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। नहीं हो सकता है वो सुनने का एरर, लिस्टिंग एरर। नेट इम्पैक्ट कैलकुलेटर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उठो उठो उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो, उठ तो जाओ पहले, उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। बाहर आओ, सामान लेकर आओ। जहां नहीं बैठना, बाहर तो उठो, वहां बैठो। ये इसकी तो आपकी बात मैंने मानी, मैंने उसको वहां नहीं बताया। जी अब फरमाइए। अकाउंटिंग वो बिफोर टैक्स नहीं, बिफोर डेप्शन भी। हाँ तो बिफोर डेप्शन का मतलब क्या है, डेप्शन लेस करने से पहले। तो उसमें से जब अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा होगा तो डेप्शन लेस होनी चाहिए ना। मतलब अगर एक बैलेंस है 10 लाख का, उसके ऊपर अगर डेप्शन चार्ज कर दिया जाए तो 2 लाख से, तो अब वो क्या बन जाएगा, 8 लाख। तो अगर मेरा जो क्या कहते हैं क्वेश्चन शुरू होना चाहिए कहाँ से, 8 लाख से, लेकिन एग्जाम ने मुझे क्या दिया हुआ, 10 लाख दिया हुआ। तो मैं 10 लाख में से 2 लाख की डेप्शन क्या करवा रहा हूँ, लेस करवा रहा हूँ, ताकि मेरा वो बैलेंस मिल जाए जहां से मुझे अपना क्वेश्चन क्या करना है, शुरू करना। और फिर एज पर फॉर्मेट में उसी डेप्शन को एड बैक होता हुआ दिखा रहा हूँ। मतलब तो अगर मैं इस बैलेंस में 6,40,000 दोबारा ऐड बैक कर दूं, वो क्या बन जाएगा, 24 लाख। तो मैंने बड़ा क्लियर बोला, लेकिन वहां तक मेरे ख्याल से पहुंचा नहीं कि मैं अगर इस क्वेश्चन को 24 लाख से भी शुरू करूं तो फिर मुझे डेप्शन को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे डेप्शन चार्ज हुई। ये क्या हुआ है भाई, क्या तकसीम हुआ है आज बाहर, ऐसा क्या तकसीम हो गया है बाहर ब्रेक में कि एक के सारे के सारे, सबके सब। जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं
कौन सा? अकाउंटिंग वाला। तो आप उसमें डेप्शन क्या करवाते हैं? लेस करवाते हैं। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो डेप्शन चार्ज करने के आफ्टर डेप्शन होता है, बिफोर डेप्शन होता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें से डेप्शन क्या हुई भी है, अब आप क्या करवा दें। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है ये बैलेंस बिफोर चार्जिंग डेप्शन है, तो मतलब डेप्शन उसमें लेस नहीं हुई। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर ऐड भी ना करवाएं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लेस करवा दी ताकि मुझे अमाउंट मिल जाए आफ्टर डेप्शन, मैंने ऐड करवा दी ताकि रिवर्स हो जाए, नेट इफेक्ट इज 0। अगर मैं अपना क्वेश्चन किससे शुरू करता हूं तो मैं अपनी एडजस्टमेंट के अंदर इसको काउंट ही नहीं करता। क्लियर है बात यार? ठीक है। बात जबा जो है ना फॉर्मेट और एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स दिलवाना भी क्या होता है, नुकसान दे जाता है यार, इसके 2 नंबर भी जाया ना हो पेपर के अंदर। क्या ये क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव? 16,15,000 से आप क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट कम कर रहे हैं। कैलकुलेटर चलाओ भाई, चेक कैलकुलेटर चला लो। नहीं अभी मुझे आंसर नहीं चाहिए। ठीक, अब मैं आ जाऊंगा कहां पर, लेस और ऐड। देखो मैं चाहूं तो ये क्लास बहुत जल्दी खत्म हो सकती है और बहुत सारी चीजें मेरे मतलब मेरा मसला है कि मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करने का आदी, वरना वो बोलूंगा इसको ऐड करो इसको लेस करो, कोई हेडिंग ना लगाऊं, फॉर्मेट आपको सिखाऊं ही नहीं, खाली प्लस माइनस करके आपको इनकम निकाल सिखा दूं तो आपने सीख तो ली लेकिन एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो मार्क्स दे रहा है किस चीज के, इस प्रेजेंटेशन के। जी अच्छी आदत है लेकिन मसला हो जाता है ना बहुत ज्यादा, टाइम बहुत लग जाता है, मसला ये बहुत बड़ा मसला है। एडमिसिबल और फिर कुछ रिकवरीज करने में बहुत सारा टाइम लगता है, रिकवरीज बाहर से आने में और जाने में। एडमिसिबल एक्सपेंसेस अब क्या होंगे, लेस होंगे। एक्सपेंसेस को मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, मतलब इसके इंपैक्ट में लूंगा नेगेटिव, और अब जो एडमिसिबल इनकम्स हैं उनको क्या करूंगा मैं, पॉजिटिव लूंगा। ठीक, तो सबसे पहले टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल क्या कर पाता हूं, ऐड कर पाता हूं। लिखा मैंने टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। मेरे पास 2 टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल है, एक कंफर्म नहीं है और एक कंफर्म है। एक कंफर्म नहीं है मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी टैक्स डब्ल्यूडीपी कम है और सेल प्रोसीड ज्यादा है, तो गेन हो गया, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एक में तो कंफर्म गेन है, क्यों, बिल्डिंग जो आप बेच रहे हैं वो कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो फिर तो कंफर्म गेन है, और वो गेन अब तक की चार्ज डेप्शन के बराबर ही आएगा, कल की क्लास अगर याद हो तो। मैंने तो टैक्स डेप्शन नामी चैप्टर पढ़ा ही नहीं, पढ़ा। तो टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट, जवाब नहीं मिल रहा बेटा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, क्या है सेल प्रोसीड क्या है 190, उसमें से लेस करवा दी टैक्स डब्ल्यूडीवी 145, तो 45,000 का टैक्स गेन आ गया। उसके बाद ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, सर इसकी कर ले वर्किंग, क्योंकि एग्जामिनर यहां देखना चाहता है कि क्या मैं बिल्डिंग की सेल प्रोसीड को कॉस्ट मानता हूं या नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने इस चीज के मार्क्स छुपाकर रखे हुए हैं। आंसर तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन अगर मैं आंसर निकाल लूंगा नहीं, एग्जामिनर चाहता है कि क्या इसको ये वाली बात याद है कि जब बिल्डिंग जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है और डेप्रिशिएबल एसेट भी है,
और वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है अपनी कॉस्ट से भी अबव वैल्यू पर, तो फिर सेल प्रोसीड को ही कॉस्ट माना जाएगा। ये बात कल की क्लास में हुई है, तो उसके लिए आप नोट बना लेंगे। नोट नंबर 1, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, तो आप क्या बोलेंगे? सेल्स प्रोसीड्स $3,600,000। भाई जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। लेस एड इन लगाएंगे क्या? लेस क्या करेंगे? आप बोलेंगे टैक्स WDV। वो टैक्स WDV निकालने के लिए आप देखेंगे कॉस्ट, और कॉस्ट जो आप लेंगे वो बोलेंगे सेल्स प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड को आप कॉस्ट मानेंगे, कितने से? 36 लाख से। लेस करवा देंगे इसमें से टैक्स, नहीं टैक्स, अब तक की टैक्स डेप्रीसिएशन, टैक्स डेप्रीसिएशन क्लेम्ड, और वो आप कैसे निकालेंगे? असल कॉस्ट क्या है? असल कॉस्ट क्या है? असल कॉस्ट क्या है? 19 लाख। और इस वक्त टैक्स WDV क्या है? देख लो भाई, वर्किंग बड़ी हो रही है, जरा होश में रहना। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी थी 19 लाख की, प्लीज प्लीज, अगर आपने ये बिल्डिंग खरीदी थी 19 लाख की, खरीदी थी कितने की, और आप उसको टैक्स के हिसाब से डेप्रिशिएट करते करते 6,92,550 पे पहुंचा चुके हैं, तो फिर अब तक आप इसके ऊपर कितनी डेप्शन चार्ज कर चुके हैं? 12 लाख, 12,07,450। और अब उसूल तो ये था कि 19 लाख में से, देखो सुनना प्लीज प्लीज, सुनना सुनना, नॉर्मल बात तो ये थी कि 19 लाख में से ये लेस होता, ये मिलता, ये सेल, ये जो WDV थी, ये सेल प्रोसीड क्या होती, मैच हो जाती, गेन या लॉस आता। लेकिन नहीं, आपने बोला अब जो कॉस्ट है वो सेल प्रोसीड के बराबर है, तो फिर आपको एक रिवाइज WDV निकालनी है। वो कैसे निकल रही है? सेल प्रोसीड को कॉस्ट मानकर अब तक की डेप्शन जो आपने चार्ज की है उसको इसमें से लेस करवा दो। लेकिन अब तक की डेप्शन जो चार्ज हुई आपको मालूम नहीं, वो आप कैसे निकाल रहे हो? कि आपने कहा बिल्डिंग हमने खरीदी 19 लाख की, और टैक्स के अंदर इसको हम डेप्रिशिएट करते करते कहाँ पहुंचा दिया हमने? 6 लाख। तो अब तक हमने इसको टैक्स में कितना डेप्रिशिएट किया? इतने से। तो अगर इस अमाउंट को कॉस्ट माना जाए और इतने से डेप्रिशिएट किया, तो डिफरेंस क्या बनेगा? रिवाइज टैक्स WD 23,92,500। जब आप 23,92,550 को रिवाइज कॉस्ट में से क्या करोगे? माइनस करवाओगे, तो जो टैक्स गेन या लॉस, टैक्स गेन जो आएगा वो अब तक की डेप्शन चार्ज के बराबर होगा। टैक्स गेन इज इक्वल टू टैक्स डेप्रीसिएशन क्लेम्ड। बारह लाख सात हजार 12,07,450। ये कल भी क्लास में बात हुई है। तो अब 12,07,450
7,450 को आप क्या करते हैं, अपनी इनकम में शामिल कर दें। उसके बाद एक लास्ट आइटम है, उसका नाम क्या है? आप जवाब नहीं दे रहे बेटा। लास्ट आइटम का नाम क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन, जिसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ ले। होमवर्क दिया था मैंने, क्वेश्चन बता। जैसे मैं इसको यहाँ लिखूंगा, ये भी सम होकर यहाँ आ जाएगा, फिर मुझे नीचे मिल जाएगी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मसला है तो क्लियर करके जाओ अभी। 12,07,450 निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। तो दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, ये भी बता दो। तो उससे कैसे निकालते हैं? अच्छी बात भाई, इनका सवाल बड़ा जबरदस्त है बेटा। सुन तो मैं जवाब दूं। सवाल के जवाब वो कह रहे हैं कि अगर सर हमें फैक्ट्री बिल्डिंग की सिर्फ क्या दी होती, कॉस्ट, ये रही ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, 19 लाख, और उसकी WDV 6,92,550 दी। तो आज हम डेप्शन किस पे चार्ज करेंगे? WDV पर। तो जाहिर सी बात है, वो बिल्डिंग ओपनिंग में मौजूद है और वो अकेली बिल्डिंग है, तो फिर जितनी भी WDV है वही डिस्पोज ऑफ हो रही है। तो फिर आप ओपनिंग पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट को पूरी बिल्डिंग की WDV से क्या करवाएं, लेस करवाएं, हाँ कब तक की डेप्शन चार्ज मिल जाएगी, तो मसला नहीं। हाँ अगर इस बिल्डिंग में एक से ज्यादा बिल्डिंग शामिल है तो फिर मसला है, फिर आपको वही बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ करनी है जो उसमें से जा रही है, फिर कोई मसला नहीं। 19 लाख पे लगाया आपने पहले साल, कितना रेट? 10%। ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर माजी में इनिशियल अलाउंस अलाउ भी रहा है। अब वो टैक्स ईयर आपके सामने नहीं गुजरे, वो मेरे सामने गुजरे पढ़ाते पढ़ाते। तो माजी में अगर ये आज से 6-7 साल पुरानी बिल्डिंग है और ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल, तो इस पे हमने 25% इंश्योरेंस अलाउंस भी क्लेम किया, और उस वक्त बाकी एसेट्स पर इंश्योरेंस अलाउंस का रेट 50% हुआ करता था। यानी माजी में इंश्योरेंस अलाउंस का रेट क्या होता था? 50%। और बिल्डिंग का इंश्योरेंस अलाउंस कितने पे क्लेम होता था? 25%। तो अभी हम रेट लगाकर उस पॉइंट से इसकी WDV कैलकुलेट कर लेते। मतलब ये बिल्डिंग जिस जमाने में खरीदी गई है उस जमाने में इसके ऊपर 25% इंश्योरेंस अलाउंस क्लेम हुआ होगा, फिर 10% की नॉर्मल टैक्स डेडक्शन क्लेम होती चली गई होगी। अगर वो टाइम फ्रेम डिफाइन हुआ है कि ये बिल्डिंग किस डेट पे परचेज हुई है और उस जमाने में क्या इस पे इंश्योरेंस क्लेम करना अलाउ था, ये बताया है एग्जामिनर ने आपको, तो आप उसको क्लेम करके आज के WDV तक पहुंचा, तो आपको अब तक की क्या मिल जाएगी? डेप्रीसिएशन चार्ज भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी? कैलकुलेट करना आपको आती है। मतलब रेट्स में कोई फर्क नहीं आया, रेट्स जब से अब तक वही के वही। फर्क किस में आया है कि कभी बिल्डिंग में इंश्योरेंस अलाउ कर देते हैं, कभी बिल्कुल डिसअलाउ कर देते हैं। इंश्योरेंस अलाउंस के रेट्स क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब सबसे मेन आइटम आपके पास क्या आ गया? टैक्स। उसके लिए हम जाते हैं पेज नंबर 2 पर और हम अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 का नाम क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन। उसके लिए हम कुछ IA-16 को फॉलो करेंगे। हालांकि टैक्स में थोड़ी IA-16 अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि हम नोट्स टू द अकाउंट बनाना जानते हैं तो एक सुटेबल वर्किंग हमें बनानी चाहिए जो हमारे लिए क्या हो, आसानी लेकर आए। क्या कहते हैं आप सब? सही है या नहीं है? सही है ना? ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास ओपनिंग में कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं। सर प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, फैक्ट्री बिल्डिंग है और व्हीकल्स। हम यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हम बनाएंगे 5 कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी,
दूसरा फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, तीसरा फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग में इस साल क्या हो रही है, डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो उस पर कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगी, तो उसको ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम बचा लो। हाँ, अगर ऐसा होता कि फैक्ट्री बिल्डिंग में से कोई बिल्डिंग बचती, अब ये कंफर्म कैसे हो रहा है सर फैक्ट्री बिल्डिंग पूरी जा रही है, देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है 19 लाख, ओपन डब्ल्यूडीवी क्या है, और नीचे जो डब्ल्यूडीवी डिस्पोज ऑफ हुई है वो भी कितनी है, इसका मतलब बिल्डिंग का जितना भी ओपनिंग बैलेंस है सारा का सारा क्या हो रहा है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो बिल्डिंग का कोई बैलेंस बच नहीं रहा। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, वही कल आएगा, और यहां पर आप लिख देंगे क्या, टैक्स डेप्रीसिएशन। ये मैं डब्ल्यूडीवी नहीं निकाल रहा, मुझे कोई एसएफ नहीं बनानी। अगर मैं ये काम अकाउंटिंग के लिए करूंगा तो मैं इस कॉलम को टोटल बोलूंगा, क्या निकालने के लिए, डब्ल्यू डीवी निकालने के लिए, और अकाउंटिंग में मैं बिल्डिंग वाले कॉलम को ऑमिट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मुझे नोट्स के अंदर उस एसेट को डिस्पोज ऑफ होता भी दिखाना है। अभी क्योंकि पर्पस डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करना नहीं है बल्कि टैक्स, तो बस उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। WDV as on 1 जुलाई 2021, टैक्स ईयर 2022 के स्टार्ट पे WDV क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की WDV है 15 लाख, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जो WDV है वो है 9 लाख, व्हीकल्स की WDV है 1.4 मिलियन, 1,400,000, इसका टोटल नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि WDV में इसमें से, अच्छा इसमें से सबसे पहले लेस करवा दे डिस्पोजल, लेकिन वो डिस्पोजल लेस करते हुए सोचे कि जो आइटम डिस्पोज ऑफ हो रहा है क्या वो 1 जुलाई 2020 से पहले वाला है, अगर पहले वाला है तो उस पर जाने वाले साल में कोई डेप्शन चार्ज नहीं, और अगर कोई ऐसा आइटम है तो पहले उसकी चार्ज करें डेप्रीसिएशन, फिर उसको उसमें से डिस्पोज ऑफ करवा दें। ठीक है जी, क्या क्या डिस्पोज ऑफ हो रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का कॉलम तो बनाया नहीं, क्या डिस्पोज ऑफ हो रहा है, प्लांट एंड मशीन, डिस्पोजल, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी टैक्स डब्ल्यू डिस्पोज ऑफ हो रही है, 1,45,000, लेस करवा दिया, जवाब दे भाई। आप बोलेंगे WDV एलिजिबल फॉर नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन, कितना बेटा, कितना, 13,55,000। अब इनको भी यहाँ डुप्लीकेट करके टाइम जाया होगा, इसको तो कुछ भी नहीं, बस आप क्या करें, लेस करवाएं इसमें से नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन। बेटा देख तो लो, क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ पेपर के लिए, आप या तो घर से करके आते, अपना फॉर्मेट बनाकर आते, मैं जिंदगी आसान कर रहा हूँ आपकी, आपके लिए एक वर्किंग में सबको बताएगा वरना आप उलझ जाओगे, ठीक है ना, एट 15%, ठीक, 13,55,000 का 15%,
2,03,250। 9 लाख का सब पे रेट 15% है, पता नहीं? 1,35,000। उसके बाद जी 2 लाख। अब इन तीनों का सम करते हैं जो यहां आ जाए। 5,48,250। अब इसमें ऐड करें एडिशंस। एडिशंस कहाँ हो रहे हैं? प्लांट एडिशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं? 3 एडिशन है ना बेटा। प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर में भी है, और टोयोटा कार भी। प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन हो रहा है 4,20,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर में एडिशन हो रहा है 80,000 का। और टोयोटा कार खरीद रहे हैं आप 12,50,000। अगर ये कार 30 लाख की होती तो आप यहाँ कितना ऐड करते? अगर ये कार 30 लाख की होती आप कितना ऐड करते? ये कार की रजिस्टर्ड कॉस्ट 2.5 मिलियन। अभी आप एज इट इज ऐड कर रहे हैं इसमें से आप लेस करवाएं इनिशियल अलाउंस। एट 25%। 4,20,000 का 25%, 1,05,000। इन दोनों पर इनिशियल अलाउंस अप्लाई नहीं होगा। 1,05,000 को अपनी टैक्स डिडक्शन का बना दें, पार्ट बना दें। फिर आप इसमें क्या करें, लिखें टैक्स, नॉर्मल टैक्स ऑन एडिशंस। एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा मैं उसको पहले मैं टोटल कर लूँ ना, मसला इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे। इस पे जो रेट लगेगा वो इस पे लगेगा 3,15,000 लेस नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन एट 7.5%। ये किस पे लग रहा है? एडिशंस पर, या एडिशन नेट ऑफ इनिशियल अलाउंस पर, या एडिशंस पर। 3,15,000 का 7.5%, 23,650। 80,000 का 7.5%, 12,50,000 का 7.5%। इन तीनों का सब 1,23,356। अब हमारे WDV किसी काम की नहीं है, कोई हमें ऐसा थोड़ी बनानी है। हाँ, अगर अगले साल की आपको क्या करनी हो, टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट करनी हो तो आप WDV निकाल लें। आवाज नहीं आ रही बेटा? लेकिन अभी तो क्या अगले साल जाना है आपने? नहीं जाना ना। अभी आपको क्या चाहिए? जस्ट टैक्स डिडक्शन, बस इस कॉलम का टोटल कर दें आप, बाकी सब छोड़ दें, वो आपके किसी काम का नहीं। 7,76,650। ये आ गई आपकी क्या? टैक्स डेप्रिसिएशन। जज्बात को भी काबू में रखने की जरूरत है बेटा।
तो 45,000 से इनकम बढ़ा रहे हैं, 12,07,450 से इनकम बढ़ा रहे हैं, और 7,76,625 से इनकम कम कर रहे हैं। व्हाट इज द नेट इम्पैक्ट? बाकी लोग भी करें, बताइए यार, ये नहीं पता क्या करना। ये जुमला आपने बड़ा दुरुस्त बोला। 4,76,825। टैक्सेबल इनकम 17,60,000 माइनस 16,15,000 प्लस 6,00,000। अगर इसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है, फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो आप सुन ले बात को, सुने। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी ऐड करेंगे? इतनी। तो फिर ये अमाउंट, असल में ये अमाउंट किस में ऐड हो रहा है? टोटल इनकम में। फिर टोटल इनकम क्या हो रही है? सम हो रही है। फिर उसमें क्या लेस हो रहे हैं? अलाउंसेस। फिर क्या आ रही है? टैक्सेबल इनकम। अभी ना हमारे पास बाकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम, ना कोई अलाउंस है, तो यही अमाउंट हमारी टोटल इनकम है, यही अमाउंट हमारी टैक्सेबल इनकम। समझे बात या नहीं? ये आपके सामने मैंने बुनियादी फॉर्मेट रख दिया है कि आपको आइंदा इनकम फ्रॉम बिजनेस किस फॉर्मेट के तहत कैलकुलेट करनी होगी। जवाब दें। अगर वो वर्किंग देखनी हो किसी को, देख लो कि मैंने टैक्स डिडक्शन किस तरह कैलकुलेट। अब मैं इसको तरतीब बताता हूँ आपको। WDV जो ओपनिंग है, उसमें उन एसेट्स पर पहले डेप्शन चार्ज होगी हाफ रेट से जो 2021 या उसके बाद खरीदे, फिर वो डिस्पोज ऑफ होंगे, और फिर वो ऐसे डिस्पोज ऑफ होंगे जो उनसे पहले के। आवाज नहीं आ रही? फिर जो बैलेंस बचेगा उन पे फुल रेट से क्या होगी? डेप्शन चार्ज होगी। फिर एडिशंस क्या होंगे? ऐड होंगे। जिन जिन पर इंश्योरेंस निकल सकता है वो माइनस होगा। फिर जो एडिशंस के बैलेंस बचेंगे उन पर डेप्शन चार्ज होगी हाफ रेट से। बहुत आसान, यकीन करो। वही तो, वहीं से तो मसला शुरू हुआ। जी। अभी तो आप इस चैप्टर के आखिर में तो पहुंचे, देखें आपका लेवल कहां से कहां पहुंचा। नींद भी पूरी रखिएगा अपने ऊपर। और नींद पूरी करने का तरीकाकार यही होगा कि इन दिनों अपना वक्त जो है वो बिल्कुल भी जाया ना करें। जो वक्त आपके पास है उसमें नींद करना, पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई का पूरा वक्त पढ़ाई को दें, और जो दीगर कामों में आपके पास वक्त लगता है उसको बजाय उन कामों में जाया करने से एनर्जी भी जाया होगी, बेहतर है नींद करके अपने आप को रिचार्ज कर लिए। देखो ना यार, 3 दिन के बाद 4-2 कराया। फ्रेश तो नहीं लग रहा, खैर फ्रेश तो नहीं लग रहा, हालात तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ये बेटा खैरियत थी?
घर पे ही थे अपने। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खामोश खामोश। मैंने सोल्यूशन कर दिया। कर लो ऐसा, अप्लाई कर, मुझे सोल्यूशन दिखा दो। आप जबानी बोल रहे हो, करके नहीं बता रहे। मैं जबानी की लंबी बात नहीं मानूंगा ना। आप मुझे सोल्यूशन दिखाओ, सर मैंने ये किया है, तो क्या ये वर्किंग काबिल कबूल है? नहीं। तो आप जबानी वर्किंग बोल रहे हो, बोलो ये काबिल कबूल है, मैं कैसे मान लूँ वर्किंग? आप क्या बोल रहे हो? ये क्या वर्किंग बताना चाह रहा? मेहनत करना नहीं चाह रहे हो? वर्किंग करके बताओ जी। अब देखो क्या हालत हो रही है वर्किंग करने की। 1 मिनट ना। अब एग्जाम में बोलेगा तो क्यूएमटी नहीं आती, इसको ये नहीं पता राउंड ब्रैकेट कब लगता है और क्या कहते हैं। हाँ ये है, अब तमीज में आया ना। तीन ब्रैकेट लग रहे हैं, तीन 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 लग रहे हैं, तीन। तो करली लगाओ बाहर, करली बाहर लगाओ, फिर उसके बाद राउंड क्या कहते हैं स्क्वायर अंदर लगाओ, फिर उसके बाद। देखो बेटा, जितना सोचना पड़ रहा है इससे जल्दी ये वाली वर्किंग हो जाती है। जी जी ओके, कोई मसला नहीं। अब सोचो ये वाली वर्किंग करके जो गुजरी है, उसके बाद अगर मैं वो वाली वर्किंग कर देता जो आपने की, तो इन पर क्या गुजरती। अगर इस वर्किंग से आपका आंसर ये जो आपने किए ये आ रहा है, तो आपने, मैं बता दूं आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है 36 लाख, उसमें से आपने साइन लगाया है किसका, माइनस का। उसमें आपने रखी है 36 लाख दोबारा, उसके बाद आपने साइन लगाया फिर से माइनस का। फिर एक ब्रैकेट लगा के आपने रखी है कॉस 19 लाख, उसमें से लेस करवा दिया आपने अब तक की टैक्स WDV, जिसका डिफरेंस अब तक की क्या आ रही है, डेप्शन। फिर 36 लाख में डेप्शन क्या हो रही है, माइनस आ रही है, क्या आ रही है, नई WDV। और ये सब कुछ आप इसको देख के कर रहे हो बोर्ड पर। कमाल बात तो ये है, तो हो जाएगा, क्योंकि यही वैल्यूज आप उठा उठा के कर रहे हो। आपने बोला 36 लाख ये रखो। हाँ वही वही कह रहा हूँ, वही कह रहा क्वेश्चन तो। अगर आप ये ब्रैकेट लगा के ऐसे वर्किंग करते हैं काबिल कबूल, लेकिन अगर आप सही कर पाए तो ओके। ये जवाब इनके लिए। समझ नहीं आ रहा था, बोर्ड पे दिख रहा है कौन सी वैल्यू कहाँ रखी है, समझ ब्रैकेट पे रख रहा है बड़े मदद से। उसके बाद अमोर्टाइजेशन वाला टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह, उसको अगली क्लास में करते हैं।